हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम लोग करने जा रहे हैं। अति लघु और लघु को पिछले वीडियो में करवा दिया गया था, आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। सो इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को एक एक करके करने जा रहे हैं। मैं एक एक करके आपको आंसर शो करूँगी एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर मैं जिस तरह से आपको आंसर शो करूँगी, मैं जिस तरह से आपको आंसर बताऊँगी, अगर आपने उस तरह से एग्ज़ाम में आंसर लिख लिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छे मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हैं। सो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। इस चैनल पे क्लास 10 2025 मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नाउ शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एकीकरण का मतलब समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। एकीकरण का मतलब होता है जैसे कोई राष्ट्र है, कोई देश है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें भिन्नता है, वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है और बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है, वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, एकता बिल्कुल भी नहीं है। तो उस देश को वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना लाना, उस देश को एकजुट करना, उसी को एकीकरण कहते हैं। सो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावें। सो मैं आपको आंसर शो करती हूँ। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए, मेजनी का फर्स्ट ऑफ ऑल है, मेजनी का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा पहले उसका, फिर देन आगे जो दो और का पूछा गया है उसका देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजनी को देखते हैं। मेजनी का है, इटली के एकीकरण में मेजनी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने इटली के एकीकरण में वो सदैव प्रयास में लगा रहा। वो इटली का जो मेजनी था वो इटली का एकीकरण करना चाहता था, वो इटली को एकजुट करना चाहता था। अपनी पराजय के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कर इटली के जनता को प्रोत्साहित किया। मेजनी संपूर्ण इटली के एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। ये मेजनी का हो गया। नाउ नेक्स्ट है काबुर का। ये हो जाएगा काबुर का। इटली के एकीकरण में काबुर की भी बहुत ही अहम भूमिका थी, क्योंकि काबुर एक महान कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रवादी भावना का था। जो काबुर था वो एक बहुत ही राष्ट्रवादी भावना का व्यक्ति था, उसमें राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा थी। वो इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था। जो ऑस्ट्रिया है वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी। वह इटली के एकीकरण को ध्यान में रखकर उसने सैन्य शक्ति तैयार किया, उसने अपनी सेना बनाई तथा अन्य देशों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबुर ने अपनी कूटनीति के बल पर इसका निदान किया। नाउ नेक्स्ट है गैरीबाल्डी। देखते हैं गैरीबाल्डी का। आई होप आपको शो हो रहा होगा। ये गैरीबाल्डी का है। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। उसने इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। तत्पश्चात गैरीबाल्डी ने वहाँ गणराज्य की स्थापना की तथा विक्टर मैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में उसने, जो गैरीबाल्डी था, उसने सत्ता संभाली। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। मैं आपको आंसर शो करती हूँ। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, इसीलिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। जो बिस्मार्क है उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया जर्मनी के एकीकरण को करने के लिए। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। बिस्मार्क ने कूटनीति के बल पर ऑस्ट्रिया को अपने जाल में फंसाकर ऑस्ट्रिया को हर तरफ से पराजित करवा दिया। इस प्रकार
जाल में फंसाकर ऑस्ट्रिया को हर तरफ से पराजित करवा दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव समाप्त हो गया। इस तरह जर्मनी का एकीकरण का 2/3 कार्य बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के बल पर पूरा कर दिया। ये सेकंड का पूरा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं उनके प्रभाव की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय के कारण और उसका प्रभाव पूछा गया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप शो हो रहा होगा आप लोगों को। इसका आंसर देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया था। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। जो नेपोलियन था वो जिस राज्य में जीता था वहाँ के लोगों में उसने राष्ट्रीयता की भावना जगाई। इटली और जर्मनी को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति से बाहर लाकर उसने इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय भी राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण था। फ्रांस की क्रांति और आगे की क्रांतियों में भी मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रवाद के जो उदय के प्रभाव थे, कुछ पॉइंट है उसको मैं शो करती हूँ। ये 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियाँ और आंदोलन हुए। पॉइंट 2 है, राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्ति और निरंकुश शासकों का प्रभाव समाप्त कर दिया। पॉइंट 3 है, शिक्षित होने से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव जो था वो ख़त्म हुआ। जो लोग थे वो पहले अनपढ़ थे, उसके बाद जब वो शिक्षित हुए तो वहाँ उनको राष्ट्रीयता की भावना का जो अभाव था वो ख़त्म हुआ। पॉइंट 4 है, इस प्रवृत्ति ने अंततः प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। आंसर देखते हैं इसका। ये इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाने का प्रयास किया। अपने शासनकाल में वो संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किया था। उसने प्रतिक्रियावादी पॉलीग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इसके बाद आलेंस वंश ने गद्दी सौंप ली। गद्दी उन लोगों को, आलेंस वंश को सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। आंसर देखते हैं इसका। आई होप आंसर शो हो रहा होगा। यूनान का अपना एक गौरवमय अतीत रहा है, यहाँ से शुरू है ये इसका आंसर। यूनान का अपना एक गौरवमय अतीत रहा है। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे वहाँ के जो यूनान का एकीकरण होना था, वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी कि हम भी अपने जो राष्ट्र है हमारा यूनान, उसका हम एकीकरण करें। यूनान सारे यूरोप वालों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, इसीलिए समस्त यूरोप के नागरिक इसकी स्वतंत्रता के लिए उद्धत थे। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम ने तुर्की शासकों द्वारा यूनान के संलग्न लोगों को कुचलना शुरू कर दिया, जिस कारण 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। जो अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी था उसके नेतृत्व में विद्रोह होना था वो शुरू हुआ। फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा और 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। अंततः 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई और इसके फलतः
1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। ये पांचों का आंसर मैंने एक एक करके आपको शो कर दिया है। आप इस तरह से अगर आंसर लिखते हैं तो मैं आपको अगेन कहती हूँ कि मैं यकीन दिलाती हूँ कि बहुत अच्छे आपको मार्क्स अचीव करने से एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा आप इजीली मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और मैं अगेन कहती हूँ कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। इस चैनल पे आपको क्लास 10 2026 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट मिलने वाला है बिहार बोर्ड के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।